हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुनीत और ये हमारी सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ की। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो अभी रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों के साथ डिस्कस किया परीक्षा पे चर्चा 2.0, कि हम उसको और ज़्यादा बारीकी से समझें। बहुत ही बढ़िया सेशन था सर का और अब हम उसको एक एक करके समझेंगे कि आखिर उसमें क्या पॉइंट सर ने बोले और हम उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहली चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर ने बोली वो था कि सेलिब्रेट एग्ज़ाम एज फेस्टिवल्स। तो अगर मैं ध्यान से समझूं तो चाहे वो दिवाली है, चाहे वो होली है, चाहे वो ईद है, चाहे वो क्रिसमस है, चाहे वो गुरुपूरब है, किसी भी तरीके का अगर फेस्टिवल है तो आप देखते हैं ना कि हमारी फैमिली में कितना जोश होता है, कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और हम मिलके एक कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्लस भी होंगे, माइनस भी होंगे, चैलेंजेस भी होंगे, मज़ा भी आएगा, हंसेंगे भी, रोएंगे भी, बट अल्टीमेटली हमारा जो मेन टारगेट होता है वो फेस्टिवल्स होते हैं। तो क्यों ना एग्जाम्स को भी ऐसे लिया जाए, एज अ फेस्टिवल। अब आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हम कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। बट आप उनकी उस इमेजिनेशन को समझिए कि ये एक पूरा फैमिली का, पूरा एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जामिनेशन, विच मीन्स उसमें पेरेंट्स का रोल है, उसमें हमारे रिलेटिव्स का रोल है, उसमें बच्चों का रोल है। तो आपने तो सिर्फ एग्जाम ही देना है, बट कहीं ना कहीं अगर आप अपनी फैमिली के साथ इसे मिल के और उनकी सपोर्ट से इसे करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे। और सपोर्ट में क्या चाहिए? सपोर्ट में सिर्फ ये चाहिए कि हाँ मम्मी, हाँ पापा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ज़रा प्लीज़ देख लेना, अगर कोई मेरा दोस्त आए तो मेरे को डिस्टर्ब ना करे, या मैं अपने फ़ोन को थोड़ा सा ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, या अगर आपने कहीं किसी मैरिज पे जाना है तो मैं नहीं जाऊँगा, आज मैं बैठ के पढ़ाई करूँगा। और पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए साथ ही साथ कि अगर उनको कहीं मैरिज पे जाना है तो मे भी दोनों लोग ना जाएं, सिर्फ एक ही पर्सन जाए और एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ बैठे और उसको सपोर्ट करे। इसी का मतलब फेस्टिवल है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे एक्सप्लेन किया और आई एम श्योर आपको भी और सभी को ये बहुत आराम से समझ में आ गया होगा कि जो मैसेज देना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर इसके थ्रू वो क्या था। कुछ खिलौनों के टूटने से बचपन नहीं मरता, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट नंबर 2 रेज किया अपने डिस्कशन में। और इसका जो फोकस था वो था स्ट्रेस, डिप्रेशन। बहुत सारे बच्चे इस स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजरते हैं, बहुत कम इसको शेयर करते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप कहीं पर भी देखें कि आपके अंदर ऐसी कोई फीलिंग आ रही है स्ट्रेस की, टेंशन की, डिप्रेशन की, आप इमीडिएटली उसको शेयर कीजिए। चाहे आप शेयर कीजिए अपने टीचर से, चाहे अपने शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से। और इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों को कि आप सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फ़ोन पे बातें भी करते हैं, बट क्यों नहीं ये भी बात करें कि अगर आपका कोई दोस्त आपको टेंशन में दिख रहा है, डिप्रेशन में दिख रहा है, स्ट्रेस में दिख रहा है, तो प्लीज़ पेरेंट्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए, टीचर्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए। और जैसे ही आई थिंक हम लोग उनसे बात करने लग जाएंगे तो उनका वो जो स्ट्रेस है या डिप्रेशन है वो अपने आप हटने लग जाएगा। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स को कि अगर कभी भी आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिखे अपने बच्चे में तो आप इमीडिएटली उसके साथ बातचीत शुरू कर दीजिए, टीचर्स को इन्वॉल्व कीजिए और साथ ही साथ अगर रिक्वायर्ड है तो मे बी एक प्रोफेशनल हेल्प भी लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है किसी भी बच्चे के लिए स्ट्रेस या डिप्रेशन में आ जाना। बट अगर हम फिर से उसको आइडेंटिफाई कर दें और ठीक टाइम पे उसको प्रिवेंट कर लें उससे बातचीत करके, तो आई एम श्योर वो बहुत आराम से हैंडल हो सकता है। और बच्चों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने बात की, आप उनकी बात की गहराई को ज़रूर समझिए कि अल्टीमेटली किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके या किसी एक सब्जेक्ट को लेके या किसी कम प्रिपरेशन को लेके या कहीं पे चैलेंजेस को लेके कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में एग्ज़ाम डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है जैसे उन्होंने कहा, बट अल्टीमेटली एग्ज़ाम जो है वो एंड ऑफ लाइफ नहीं है। तो आप सभी लोग इसको बहुत पॉजिटिवली लीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट सभी अपने स्टूडेंट से ये है कि अगर आप कहीं पर भी अपने किसी फ्रेंड के अंदर ऐसे चीज़ें देखें और नोटिस करें, आप इमीडिएटली उनके पेरेंट्स और टीचर्स को ये चीज़ बताएं। तीसरा पॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर ने रेज किया अपने डिस्कशन में वो ये किया कि पेरेंट्स इस चीज़ को लेके, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे से एक लाइटर मोड में ये बात बोली कि पेरेंट्स अपने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड ना समझे। विच मीन्स कि अगर हम इसे ध्यान से समझें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे पेरेंट्स इसको बहुत पॉजिटिवली लें स्टेटमेंट को सर की, और ध्यान से समझें कि हम जनरली अपने बच्चों को सिर्फ उनके मार्क्स से, उनकी रिपोर्ट कार्ड से एड्रेस ना करें। पर्टिकुलरली जब हम सोसाइटी में होते हैं, पर्टिकुलरली जब हम अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं, या कई बार हम गलती से अपने दो बच्चों को भी कंपेयर करने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स जानबूझ के कभी नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली ये अनजाने में हो जाती है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है, ये हम सभी करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हर एक पेरेंट के लिए समझना कि उनका हर बच्चा यूनिक है, डिफरेंट है। हर एक के टैलेंट, हर एक की कैपेबिलिटी टोटली डिफरेंट है। एक घर में अगर दो बच्चे हैं और अगर वो ट्विंस भी हैं तो भी उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो करेक्टरिस्टिक्स है वो टोटली डिफरेंट है। तो
तो आप कैसे दो बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं, या कैसे अपने रिश्तेदारों से उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, या सोसाइटी में अगर आपका बच्चा एक इंजीनियरिंग या डॉक्टर के अंदर नहीं जाएगा तो आपको आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। तो मेरी फिर से बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है और पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि कहीं बार कोई भी ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करे जहाँ पे पेरेंट और स्टूडेंट के बीच में किसी भी तरीके का गैप आ जाए। क्योंकि एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि वो बच्चे आप ही के, और उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू देयर मार्क्स। तो अगर आप इस वाले पॉइंट को भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रेज किया ठीक से समझें, तो आई एम श्योर जो मेजॉरिटी पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से इसको सेंसिटिवली लेंगे कि हम इन चीज़ों से अगर अपने आप को बचा लें, अवॉइड करें तो बहुत बेटर है, जिससे ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है बच्चों में वो नहीं आएगा। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या हो जाता है ना कि जो पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से ही बच्चा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि परेशान हो जाता है। तो हम वो एक्सपेक्टेशन को उतना ज़्यादा ना रखें, अपनी तक ही रखें, और कहीं ना कहीं बच्चों को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दें ताकि उनका जितना पोटेंशियल है वो वहीं तक ही पहुंच पाए। पॉइंट नंबर 4 जिस पे मैं आना चाहता हूं, जो सर ने बात की प्राइम मिनिस्टर ने हमारे, वो था अबाउट गोल सेटिंग, रीचिंग योर पोटेंशियल। इसको लेके हमेशा ध्यान रखना कि हर बच्चे का एक अलग पोटेंशियल है। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का पोटेंशियल 90% है। अगर किसी बच्चे का पोटेंशियल 75% भी है तो मैं यही चाहूँगा कि हर बच्चा उसके लिए मेहनत करे जो उसका पोटेंशियल है। और इसमें आई थिंक वो मदद ले सकता है अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की, कि आखिर मेरा एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। और इसको लेके ये भी ध्यान रखना कि ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपको आज लग रहा है कि मेरा पोटेंशियल 75% है, लेकिन जब आप 75% को अचीव कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेज पे मे बी आप अपने पोटेंशियल को भी बढ़ा सकते हैं 80%। वो आपका एक टारगेट होगा, आपकी एक गोल सेटिंग होगी। गोल सेटिंग को लेके मुझे जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लगता है वो लगता है साक्षी का, जो रेसलर है, और उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर ब्रोंज मेडल जीता था। और आई एम श्योर आप सभी को पता होगा कि जब वो अपने घर से निकली थी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, कि उनके घर के अंदर उन्हीं की एक पिक्चर लगी हुई है और उस पर वो लिख के गई थी कि मैं मेडल ये जीत के आऊंगी। सो इस तरीके की गोल सेटिंग, इस तरीके की अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, इस तरीके की पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है बच्चों को इस वक्त। तो मैं हर स्टूडेंट से कहूँगा कि आप अपना गोल रखिए, टारगेट रखिए, पोटेंशियल रखिए, और उसको रिव्यू करते रहिए, और अपने टीचर से कंटिन्यूसली बात करते रहिए, अपने दोस्तों से भी बात करते रहिए। और शुरू में अगर आपको लग रहा है कि मेरा पोटेंशियल अभी उतना नहीं भी है तो अभी आप छोटे टारगेट सेट कीजिए, और फिर धीरे 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 जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सो आई एम श्योर तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। जो 5वीं चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने रेस की वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, और वो एक मदर का क्वेश्चन था रिगार्डिंग कि हमारे बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी और पर्टिकुलरली ऑनलाइन गेम्स में लगे रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत हंस के भी बोला कि हाँ, वो ऑनलाइन गेम कहीं पबजी तो नहीं है जो सारे बच्चे खेलते रहते हैं, या कोई और गेम तो नहीं है। तो ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन एप्रीहेंशन है, और आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने इसका बहुत ही बढ़िया और बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया कि टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें साथ ही साथ उनको टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसके लिए मैं सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पता है कि मोबाइल बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, और ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं होती डिस्ट्रैक्शन, हम जैसे लोगों के लिए भी है, टीचर्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है। हम सभी लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मेल्स के नोटिफिकेशंस पे लगे रहते हैं। बट मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स इस चीज़ को ट्राई करके देखें कि वो थोड़ी देर के लिए, मे बी पूरे दिन में जस्ट 1 आवर के लिए, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में, अपने मोबाइल से बिल्कुल दूर हो जाए। इसकी सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि जहां पे मेरा स्टडी टेबल प्लेस्ड है, मैं वहां से कम नहीं तो अगले रूम तक अपने मोबाइल के डिस्टेंस को मेंटेन करके चलूं जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं। विच मीन्स कि ऐसा नहीं होगा कि मैं पढ़ भी रहा हूं और बीच बीच में व्हाट्सएप आते जा रहे हैं या फेसबुक के नोटिफिकेशंस आते जा रहे हैं। तो ज़्यादा बेटर तरीका ये होगा कि अगर मैं अपने स्टडी रूम में पढ़ रहा हूं तो मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो दूसरे रूम में रहे, ताकि जब मैं पढ़ रहा हूं एटलीस्ट उस टाइम तक मेरे अंदर वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। और आप ये करके देखिए एक बार, और आई एम श्योर एक बार आप इसे ट्राई आउट करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि ठीक है, जब मैं 30 मिनट पढ़ रहा हूं तो बस मैं पढ़ रहा हूं, और जब मैं मोबाइल देख रहा हूं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो मैं मोबाइल देख रहा हूं। और इसको लेके आप बहुत अलग अलग तरीके की और भी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, जिसको मैं कहूंगा कि आप पूरे दिन में एक अपना प्लान बना लीजिए कि इस पर्टिकुलर 1 आवर में मैं अपने मोबाइल को बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा। तो मैं 2 बातें यहां पे कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज कीजिए, और पर्टिकुलरली एग्जाम टाइम पे अपने मोबाइल फोन को या तो दूसरे कमरे में रखिए, या फिर एक टाइम डिसाइड कीजिए कि आप कितने आवर्स के लिए अपने मोबाइल को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे या यूज नहीं करेंगे। यहां पे मैं आपके दोस्तों को भी ये बताना चाहूंगा कि कई बार हमारी टेंडेंसी होती है कि हम एक दूसरे को कॉल करते रहते हैं पढ़ाई करते वक्त, कि और बता यार तेरी कितनी तैयारी हो गई,
और उसमें भी कहीं ना कहीं ये झूठ बोलते रहते हैं, ठीक है। हमारी खुद की तो बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी होती है और अपने दोस्त को बोल देते हैं मेरी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई, ऐसे ही मज़े लेने के लिए। ये भी मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को आप लोग अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके फ्रेंड के ऊपर एक स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, क्योंकि उसकी भी तैयारी नहीं हुई और आपने तो चुपचाप सारी तैयारी कर ली। तो आप उसकी हेल्प करिए, अगर आप उसे सपोर्ट करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, तो मे बी शायद कहीं ना कहीं वो भी आपको कहेगा कि हाँ यार ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, रादर देन कि आप एक दूसरे के साथ प्रैंक्स खेलिए। तो टेक्नोलॉजी का भी पॉइंट मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, प्राइम मिनिस्टर का बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली, और ये हम सभी के लिए आई थिंक फूड फॉर थॉट है कि हम इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल करें ड्यूरिंग दिस एग्जाम टाइम। तो ओवरऑल हम बस यही चाहेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी बातें प्राइम मिनिस्टर ने की आप उसको एक बार ध्यान से फिर सुनिए, इस एनालिसिस को भी सुनिए जो मैंने बात तुम्हारे आगे रखी, और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखिए। क्योंकि अगर आप उसे प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा भी इंप्लीमेंट करने लग जाएंगे अभी से, तो आई एम श्योर तुम्हारी परफॉर्मेंसेस बेटर होगी और तुम्हें बहुत मजा आएगा अपने एग्जाम्स देने में, रादर देन कि तुम्हारे को वो बर्डन लगेगा या फिर प्रेशर लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे मज़ा आया ये वीडियो बना के, और मैं डेफिनेटली थैंक यू बोलना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जिन्होंने इस तरीके की चीज़ों को भी एड्रेस किया। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर से भी शेयर कीजिए, मम्मी पापा से, दोस्तों से, रिलेटिव से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सारे के सारे पॉइंट्स को ठीक से और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएँ और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में भी सोचें। तभी हम सभी का वो ऑब्जेक्टिव मीट होगा और आप बहुत अच्छे से, बहुत कंफर्टेबली से अपने बोर्ड एग्ज़ाम दे पाएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।